हेलो एवरीवन, मैं शिवम परीक्षा मंथन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जो हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं यूपीसीएस प्रीवियस ईयर्स के जीएस फर्स्ट पेपर प्रीलिम्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें आप लोगों के 2020 और 2018 के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। आज के लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे 2017 के, जिसमें आप लोगों के 2017 में आपके 1 से लेकर के 100 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो चुके हैं। ये आपका लास्ट लेक्चर है, तो इसमें हम लोग कंप्लीट करेंगे 100 से लेकर के 150 क्वेश्चन तक, यानी आज का जो आपका लेक्चर होगा उसमें सारे क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। ये जितने भी क्वेश्चन हैं उन लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जो लोग 2021 में एग्ज़ाम देने वाले हैं यूपीसीएस का। इसका जो एग्ज़ाम होगा वो 13 जून को होगा, इसकी डेट कंफर्म हो चुकी है। तो आप सभी लोग अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिएगा, क्योंकि जो तैयारी होती है वो एक दिन में नहीं होती है। तो आप सभी लोग अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिएगा, और क्योंकि उन लोगों के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि आप लोगों को एक आइडिया लगेगा जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो किस टाइप के पूछे जाते हैं, कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, उनका लेवल क्या होता है। तो सारी चीज़ों आपको वहाँ से जानकारी मिलेगी कि क्वेश्चन आते हैं वो कैसे आते हैं। तो जो आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तभी आपको समझ आएगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो आप सभी लोग ये प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन उन क्वेश्चनों को अवश्य सॉल्व कीजिएगा। तो चलिए समय को ध्यान में रखते हुए सेशन को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का कौन सा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक कटा हुआ जो हीरा होता है वो जगमगाहट के साथ चमकता है। तो ये क्यों चमकता है, इसका रीज़न क्या होता है आपको बताना है। तो इसके देखो 3 रीज़न होते हैं। जो आपका जो हीरा होता है वो जगमगाहट के साथ चमकता है, तो इसके 3 रीज़न होते हैं। एक आपका होता है क्या नाम, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। उसके बाद जो दूसरा रीजन होता है वो होता है अपवर्तन, और तीसरा जो इसका कारण होता है वो विक्षेपण। इन 3 कारणों के कारण ही जो हीरा होता है वो जगमगाहट के साथ चमकता है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर वी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सक्षम परियोजना संबंधित है। जो भारत सरकार द्वारा जो अनुमोदित थी सक्षम परियोजना, तो ये संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ये जो आपकी सक्षम परियोजना संबंधित थी या की थी नवीन अप्रत्यक्ष कर नेटवर्क से। किससे संबंधित थी? ये नवीन अप्रत्यक्ष कर नेटवर्क से थी। इसको जो लॉन्च किया गया था इसे 2016 को आर्थिक मामलों की जो मंत्रिमंडलीय समिति थी इसको द्वारा उसको स्वीकृति प्राप्त हुई थी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा नवीन अप्रत्यक्ष कर नेटवर्क से ये योजना संबंधित थी। कौन सी योजना? सक्षम परियोजना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है स्टार्टअप्स की विशेष आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। यानी जो स्टार्टअप की जो विशेष आवश्यकताओं को किससे पूरा किया जाता है, किन माध्यमों से पूरा किया जाता है, आपको बताना है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे जो आपका दिया ऑप्शन नंबर ए दूत निवेशकों के माध्यम से, उसके बाद में ऑप्शन बी में दिया है जोखिम युक्त पूंजी से, और ऑप्शन सी में दिया है भीड़ वित्त पोषण के माध्यम से। इन सभी माध्यमों से आपके जो स्टार्टअप्स की विशेषता की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त में से सभी। अब इसको जो लॉन्च किया गया था, आपकी स्टार्टअप को कब लॉन्च किया गया था? इसको 5 अप्रैल 2016 को इसको लॉन्च किया गया था। इसका जो उद्देश्य क्या था? इसका जो उद्देश्य ये था कि छोटे कारोबार, मतलब छोटे बड़े जो कारोबार करते हैं उनको सरकार द्वारा तो हेल्प मिल जाएगी कि आप स्टार्टअप को स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें सरकार आपको सहायता दे सकती है, यानी आपको इसमें काफ़ी अच्छा लाभ मिलेगा सरकार के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से किसके द्वारा जनवरी 2017 में सेज इंडिया मोबाइल ऐप शुरू किया गया था? तो किसके द्वारा सेज इंडिया मोबाइल ऐप शुरू किया गया था? तो इसको जो ऐप लॉन्च किया गया था, यानी इसको जो शुरू किया गया था, ये वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। तो कब? 2017 में सेज इंडिया मोबाइल ऐप शुरू किया गया था। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
ब्रिक्स देशों का कौन सा बैंक चीन में स्थापित किया गया, यानी ब्रिक्स देशों द्वारा कौन सा बैंक चीन में स्थापित किया गया। तो कौन सा स्थापित किया, फर्स्ट क्या दे रहा है, फर्स्ट दे रहा है न्यू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, उसके बाद में क्या है, उसके बाद में है आपका न्यू एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक, उसके बाद में ऑप्शन नंबर सी में दिया है न्यू डेवलपमेंट बैंक, उसके बाद में ऑप्शन नंबर डी में दिया है न्यू कॉमर्शियल बैंक। तो जो यहाँ पे कह रहा है तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, न्यू डेवलपमेंट बैंक। क्या हो जाएगा, न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है वो। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ब्रिक्स देशों द्वारा कौन सा बैंक चीन में स्थापित किया गया था। तो ब्रिक्स देशों द्वारा जो चीन में बैंक स्थापित किया गया था वो किया गया था न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, इसका मुख्यालय संघाई में है। कहाँ पे, चीन के संघाई में इसका मुख्यालय है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई निम्नलिखित योजनाओं को समयानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से उनका उत्तर आपको बताना है। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है जो भारत सरकार द्वारा जो निम्न योजनाएं शुरू की गई हैं उनको आपको समयानुसार, यानी कौन सी योजना पहले लॉन्च हुई थी, उसके बाद में कौन सी योजना लॉन्च हुई थी, उसके बाद में कौन सी आपको बताना है। तो यहाँ पे आपकी फर्स्ट में दी है सुकन्या समृद्धि योजना। ये कब लॉन्च हुई थी, ये आपकी 22 जनवरी 2015 को लॉन्च हुई थी। कब, 22 जनवरी 2015 को लॉन्च हुई थी। उसके बाद में आपकी सेकंड है अटल पेंशन योजना। ये कब लॉन्च हुई थी, ये आपकी 9 मई को, 9 मई और 2015 में, यानी 2015 में हुई थी 9 मई को। उसके बाद में आपकी जो यहाँ पे दी है थर्ड में कौन दी है, मेक इन इंडिया। तो ये कब लॉन्च हुई थी आपकी, ये लॉन्च हुई थी 25 सितंबर 2014 को, 25 सितंबर 2014 की आपकी योजना लॉन्च हुई थी। उसके बाद में दिया प्रधानमंत्री जन धन योजना। ये कब लॉन्च हुई थी, ये लॉन्च हुई थी आपके 28 अगस्त 2014 को। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे जो योजना थी तो इनका जो क्रम तो मैंने बता दिया आपको, लेकिन ये जो क्वेश्चन था ये आयोग के द्वारा डिलीट कर दिया गया था। आपको मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि 4 से या 5 क्वेश्चन जो होते हैं वो आयोग द्वारा डिलीट कर दिए थे या डाउटफुल क्वेश्चंस होते हैं। तो आपका ये जो क्वेश्चन था तो ये क्वेश्चन आपका डिलीट कर दिया गया था आयोग के द्वारा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग इसकी जो समयानुसार था हमने आपको बता दिया है, तो हम इसमें क्वेश्चन को छोड़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के अंतर्गत प्रारंभ की गई राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना आच्छादित करती है। तो किसको आच्छादित करती है, माने किसके लिए ये जो योजना थी, किसके लिए, आपका जो सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के अंतर्गत प्रारंभ की गई आपकी जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना थी, तो किसके लिए थी आपकी जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, तो ये आपकी थी केवल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए थी। किसके, केवल जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिक वर्ग थे उन्हीं के लिए केवल थी। और इसको जो है वो 2015 में से पूर्व जो इसको क्या कहा जाता था, देखो 2015 से पूर्व तो ये श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा इसको क्रियान्वित किया जाता था। क्या 2015 के पूर्व इसको जो थी ये आपकी जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना थी उसको 2015 के पूर्व इसको श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा क्रियान्वित किया जाता था। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कि आपकी जो योजना थी किसके आच्छादित करती थी, ये केवल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को ही आच्छादित करती थी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है 11वीं योजना के दौरान शिशु मृत्यु दर IMR को कम करने का लक्ष्य था। तो कितना जो था वो लक्ष्य था कम करने का, तो इसका जो लक्ष्य था वो था 28 प्रति 1000 लाइव बर्थ। कितना, 28 प्रति 1000 लाइव बर्थ। तो ये योजना थी 2007, आपकी जो 11वीं योजना थी इसकी जो समयावधि थी वो कौन सी थी, 2007 से 2012 तक इसकी समयावधि थी 11वीं पंचवर्षीय आपकी जो योजना थी। इसमें जो शिशु मृत्यु दर थी वो किसको, यानी जो इसका जो लक्ष्य था कम करने का वो कितना था, वो था 28 प्रति 1000 लाइव बर्थ। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है,
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिएगा और नीचे दिए गए कोड से आपको उत्तर बताना है। यहाँ पे फर्स्ट नंबर सूची फर्स्ट में क्या दिया है, उद्योग दिए हैं, इंडस्ट्री। उसके बाद में यहाँ पे सूची सेकंड में केंद्र, यानी कहाँ पे ये लोकेटेड हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया है खेल का सामान। खेल का सामान अब कहाँ पे मिलता है, तो खेल का सामान आपका मेरठ में, कहाँ, तो आपका ये मेरठ से सुमेलित हो जाएगा। उसके बाद में दिया सलाई यानी माचिस जो है वो कहाँ सुमेलित हो जाएगी, आपकी बरेली। उसके बाद में पीतल का जो सामान है वो कहाँ बनाया जाता है, वो आपका मुरादाबाद में बनाया जाता है। उसके बाद में आपका जो लकड़ी पर नक्काशी है कहाँ पे होती है, सहारनपुर में होती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर बी क्या दिया है, 3, 4, 1, 2, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र संघ ने परम गरीबी की परिभाषा अंगीकृत की थी। क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र संघ ने परम गरीबी की परिभाषा अंगीकृत की थी। तो देखो परम गरीबी किसे कहा जाता है, तो परम गरीबी जो है, उन्होंने जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने परम गरीबी उन लोगों को लोकेट किया था कि जो जिनको भोजन नहीं मिलता था, जो सुरक्षित नहीं थे, मतलब सुरक्षा के लिए उनके पास कोई साधन नहीं था, उनको पेयजल का अभाव था, आवास नहीं उनके पास था, एजुकेशन से मतलब वो लोग पिछड़ापन था उनका, सूचना तक उनके लिए पहुंच से वंचित थे, यानी इन सभी चीज़ों से जो थे उनको संयुक्त राष्ट्र संघ ने परम गरीबी की श्रेणी में सम्मिलित किया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र संघ ने परम गरीबी की परिभाषा अंगीकृत की, यानी कब इनको परिभाषित किया कि ये परम गरीबी के अंतर्गत आते हैं, आपको बताना है। तो कब किया था, ये 1995 में किया था। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स यानी वैश्विक लिंग सूचकांक के आकलन हेतु प्राचल के रूप में प्रयुक्त नहीं होता है। तो यहाँ पे कौन जो है वो जो नहीं प्रयुक्त होते हैं प्राचल के रूप में, किसको नहीं प्रयुक्त किया जाता है, किसको, जो आपका इकोनॉमिक फोरम द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, इसको जो वैश्विक लिंग सूचकांक, इसको जब जारी किया जाता है इसके में कौन सम्मिलित नहीं होते हैं, आपका स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक स्थिति, आराम। तो इसमें किसको जो है वो नहीं सम्मिलित किया गया है, इसमें आराम को नहीं सम्मिलित किया गया है। इसमें जो प्रयुक्त मापदंड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, आपकी जो आर्थिक भागीदारी, ये आपको इसमें सम्मिलित किया जाता है। उसके बाद में आपके शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्तरजीविता तथा और के राजनीतिक सशक्तिकरण, ये सभी चीज़ों को यहाँ पे, स्वास्थ्य आपका हो गया, शिक्षा यहाँ पे हो गया, आपकी आर्थिक स्थिति, इनको सबको यहाँ पे सम्मिलित किया जाता है। उसके बाद में आपकी उत्तरजीविता हो गया, उसके बाद में आपकी राजनीतिक सशक्तिकरण, इन सभी को सम्मिलित किया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो आपका आराम है इसको, यानी जो सबैटिकल, इसको नहीं ऐड किया जाता है। केवल स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक स्थिति, इन्हीं मापदंडों को इसमें शामिल किया जाता है। आपको जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, जो वैश्विक लिंग सूचकांक है, तो इसमें आपको जो है सबैटिकल नहीं इसको ऐड किया जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई स्वदेश दर्शन योजना में निम्नलिखित में से किस पर्यटन चक्र का विकास सम्मिलित नहीं है। क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा स्वदेश दर्शन योजना में निम्नलिखित में से किस पर्यटन चक्र का विकास सम्मिलित नहीं है। तो किसका जो विकास इसमें सम्मिलित नहीं है, तो इसमें जो इसका आपका जो हो जाएगा सूफी चक्र, ऑप्शन नंबर बी में दिया है सूफी चक्र, इसका जो विकास सम्मिलित इसमें नहीं है। क्योंकि इसका जो आपका स्वदेश दर्शन योजना है, इसका जो उद्देश्य होता है, इसमें क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि जो आपके विभिन्न तीर्थ स्थल और इसके आपके जो पर्यटक स्थल में इनको विश्व स्तरीय आधार वो संरचना का विकास करना था, यानी इनको विश्व लेवल तक पहुँचाना था, जिससे क्या होगा कि फॉरेन के लोग यहाँ पे आएंगे टूरिज्म के रूप में। तो यहाँ पे अच्छा खासा यानी इनकम होगी, किसकी होगी, भारत सरकार की होगी, अच्छा खासा विदेशी धन भारत को मिलेगा। इनको मतलब विश्व स्तरीय बनाना था इनका जो आपकी स्वदेश दर्शन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो आपके विभिन्न तीर्थ स्थल या आपके जो पर्यटक स्थल हैं उनको विश्व स्तरीय आधारभूत संरचना में उनको बनाना था, विकास में विकसित करना था उनको, जिससे फॉरेन के लोग जब यहाँ पे आएंगे तो विदेशी मुद्रा भारत को अत्यधिक प्राप्त होगी। तो यहाँ पे सूफी चक्र है, इसको यहाँ पे सम्मिलित नहीं किया गया है। तो करेक्ट आंसर क्या पे हो जाएगा यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है,
नेक्स्ट कह रहा है कि 1 अप्रैल 2017 से प्रभावी उत्तर प्रदेश में अकुशल श्रमिक, यानी आपके कुशल श्रमिक की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, अकुशल जो श्रमिक हैं उनकी जो बात यहाँ पे हो रही है। अकुशल श्रमिक की जो न्यूनतम मजदूरी निश्चित की गई, तो कितनी उनकी जो मजदूरी थी वो निश्चित की गई थी, आपको इतनी मजदूरी दी जाएगी। देखो यहाँ पे करेंट इवेंट के जितने क्वेश्चन मैं उनको भी ले रहा हूँ, लेकिन जितने लोग 2021 में एग्ज़ाम देने वाले हैं यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का, वो लोग इनकी जिसमें जितने भी क्वेश्चन करंट इवेंट के हैं वो आपको क्वेश्चन को रिमूव करना है, क्योंकि उनको आपको यहाँ पे नहीं लेना है। केवल क्वेश्चनों को देखना है कि क्वेश्चन जो करंट इवेंट से आते हैं वो किस टाइप के आते हैं, यानी कहाँ से क्वेश्चन किस पोर्शन से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे केवल आपको उन्हीं को देखना है। मैं यहाँ पे सारे क्वेश्चन करंट के सारे क्वेश्चन को ले रहा हूँ, क्योंकि आपको जो लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं 2021 में, तो वो लोग केवल अप्रॉक्स 1 ईयर की करंट ही तैयार करें, अप्रॉक्स 1 ईयर की करंट तैयार करें, आपका वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। लेकिन आप लोगों को ये वाली करंट आपको नहीं तैयार करना है। यहाँ पे मैं केवल क्वेश्चन को ले रहा हूँ, सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, लेकिन आपको केवल क्वेश्चन को देखना है यहाँ पे। तो इसकी जो न्यूनतम मजदूरी थी, मतलब जो इसकी न्यूनतम मजदूरी थी वो निश्चित की गई थी, तो कितनी जो थी वो निश्चित की गई थी, तो यहाँ पे निश्चित की गई थी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 7,400 रुपये प्रति माह इनकी जो थी अकुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी जो थी वो निश्चित की गई थी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका वी जो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक राज्य आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर किंतु लिंगानुपात के आधार पर सबसे नीचे है। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर है लेकिन लिंगानुपात के आधार पर सबसे नीचे है। तो सभी को पता होगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। जो आपका हरियाणा था, हरियाणा आपका जो राज्य है, इसमें आर्थिक दृष्टि से तो ये सबसे ऊपर है, लेकिन इसमें जो लिंगानुपात है, लिंगानुपात के आधार पर ये सबसे नीचे राज्य आता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यदि हम बात करें 2011 के जनगणना के अनुसार, यानी सेंसस के अनुसार, तो वहाँ पे जो लिंगानुपात था वो कितना था, 879, कितना 879 था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट कह रहा है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 3 के अनुसार भारत में स्वास्थ्य देखभाल का मुख्य स्रोत चिकित्सा निजी क्षेत्र है। तो मतलब इनका जो कहने का मतलब है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में स्वास्थ्य देखभाल का मुख्य स्रोत जो है चिकित्सा का निजी क्षेत्र कितना % है। तो अगर बात करें शहरी क्षेत्र की, तो यहाँ पे आपका जो शहरी क्षेत्र है वो कितना है, तो शहरी क्षेत्र आपका हो जाएगा 70%, कितना 70% है। यदि हम बात करें ग्रामीण क्षेत्र की, तो 63% आपका ग्रामीण क्षेत्र आता है निजी क्षेत्र में, कितना निजी क्षेत्र में। यानी भारत में स्वास्थ्य देखभाल का जो मुख्य स्रोत चिकित्सा का जो निजी क्षेत्र है उसमें 63% आपका आता है ग्रामीण क्षेत्र और 70% आपका आता है शहरी क्षेत्र। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो गया, शहरी क्षेत्र की बात हो रही है यहाँ पे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शहरी क्षेत्र के 70% कुटुंबों का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि ऊर्जा गंगा परियोजना के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन यहाँ पे सही हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो आपकी ऊर्जा गंगा परियोजना थी उसमें आप यहाँ पे कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन से कथन सही हैं और कौन से कथन गलत हैं आपको बताना है। तो फर्स्ट कथन कह रहा है यह गैस पाइपलाइन परियोजना है। सेकंड कह रहा है इसे अक्टूबर 2016 में आरंभ किया गया। और थर्ड कह रहा है यह ईरान से भारत तक फैली है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कह रहा है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कूट के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे देखें तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें कौन से सही कथन है। तो आपका फर्स्ट और सेकंड सही है, लेकिन आपको जो थर्ड यहाँ पे दिया गया है यह ईरान से भारत तक फैली, तो आपका ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, फर्स्ट और सेकेंड। यह गैस ये लाइन पाइप परियोजना है, यह जो है इसे अक्टूबर 2016 में आरंभ किया गया था। और आपकी जो गैस पाइपलाइन परियोजना, इससे जो आपके लाभान्वित जो आपके राज्य होंगे वो आपका होगा उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उसके बाद में आपका झारखंड। ये सारे जो राज्य हैं वो प्राकृतिक गैस की आपूर्ति इनको पहुंचेगी। जो आपकी ये परियोजना थी गंगा, ऊर्जा गंगा परियोजना। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है यहाँ पे कौन यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे दिया योजना, उसके बाद में उद्देश्य दिया है, यानी किस योजना का क्या उद्देश्य था, यानी कि जो योजना यानी कोई पॉलिसी का लॉन्च की गई थी वो किस लिए लॉन्च की जाती है।
तो यहाँ पे आपकी जो उदय योजना थी उसका जो उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था विद्युत वितरण करने वाली कंपनियों का वित्त पोषण। तो करेक्ट हो जाएगा, ये बिल्कुल राइट है। उसके बाद में दिया है आपकी जो हृदय योजना थी, हृदय पॉलिसी, इसका क्या मतलब है, यानी इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, किस लिए आपकी जो योजना थी ये लॉन्च की गई थी। इसका उद्देश्य था विरासत वाले शहरों का संरक्षण एवं पुनर्जीवन। उसके बाद आपका जो अमृत योजना थी, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, इसका जो उद्देश्य था शहरों में मूलभूत संरचना का सुधार करना, या क्या कि शहरों में मानो जो मूलभूत संरचना का जो मूलभूत आवश्यकता है उनका सुधार करना। ये भी यार आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि ऑप्शन नंबर स्वच्छ भारत मिशन, इसका क्या उद्देश्य था, इसका उद्देश्य स्वच्छ पेयजल नहीं है। इसका जो मुख्य उद्देश्य था ये था, इसमें जो गली सड़क तथा जो आपके विभिन्न वाले गली हो गई, आपकी सड़कें हो गई, उसके बाद में निर्माण वाले आपके जो स्थानों को इसमें साफ सुथरा करने की बात कही गई थी। लेकिन यहाँ पे कहीं पर शुद्ध पेयजल की इसमें बात नहीं कही गई थी स्वच्छ भारत मिशन में। लेकिन स्वच्छ भारत मिशन का एक मुख्य उद्देश्य यही होता है कि आपकी इसमें गली सड़क तथा आपके जो निर्माण करने वाले भवन वगैरह स्थानों को साफ सुथरा करना रखना है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है आर्थिक सर्वेक्षण 2015-16 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे भारतीय अर्थव्यवस्था का चक्रव्यूह चुनौती माना गया है। तो किसे चक्रव्यूह चुनौती माना गया है 2015-16 के अनुसार आर्थिक सर्वेक्षण के। देखो आर्थिक आपका जो इकोनॉमिक सर्वे होता है इससे 2 या 3 क्वेश्चन हर इसमें आते हैं, हर साल आते हैं। तो आप लोग जो आपका इकोनॉमिक सर्वे होता है मतलब हर साल का, वो आपको देखना है। तो आप लोग जो जितने लोग 2021 में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप लोग 2021 का जो इकोनॉमिक सर्वे होता है आप उसको अवश्य देखिएगा। तो इसका क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2015-16 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे भारतीय अर्थव्यवस्था का चक्रव्यूह चुनौती माना गया है। तो किसे चक्रव्यूह चुनौती माना गया है, तो आपको जो भारतीय अर्थव्यवस्था का समाजवाद से निर्गम रहित सीमित बाजारवाद की ओर जाना क्या है, कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो इंडियन इकोनॉमी है उसको समाजवाद से निर्गम रहित सीमित बाजारवाद की ओर जाना है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न योजनाओं पर विचार कीजिए तथा उनमें आरंभ होने के कालानुक्रम पर व्यवस्थित कीजिए, यानी उनका समय के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है कि कौन सी पॉलिसी कब लॉन्च हुई थी। तो यहाँ पे दिया है प्रधानमंत्री जन धन योजना, आपको पहले ही बताया था ये कब लॉन्च हुई थी, ये आपकी 28 अगस्त 2014 को लॉन्च हुई थी। उसके बाद में है आपकी डिजिटल जेंडर एटलस फॉर एडवांसिंग गर्ल्स एजुकेशन इन इंडिया, ये कब लॉन्च हुई थी, ये आपके लॉन्च हुई थी 9 मार्च 2015 को। कब, 9 मार्च 2015 को। उसके बाद में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये कब लॉन्च आपकी हुई थी, ये लॉन्च हुई थी 9 मई 2015 को। कब, 9 मई 2015 को। उसके बाद में फोर्थ में क्या दिया है, मुद्रा बैंक योजना, ये कब लॉन्च हुई थी, ये आपकी लॉन्च हुई थी 8 अप्रैल 2015 को, 8 अप्रैल 2015 को। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और थर्ड, यानी फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और थर्ड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है यूनेस्को के तत्वावधान में सामाजिक विकास पर प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था। यूनेस्को के तत्वावधान में सामाजिक विकास पर प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन तो कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो ये करंट का क्वेश्चन है 2017 का। तो कहाँ पे आपका ये सम्मेलन जो था वो आयोजित किया गया था। तो ये आपका जो सम्मेलन था ये कोपेनहेगन में आयोजित किया गया था। कहाँ पे, कोपेनहेगन में। तो डेनमार्क की जो राजधानी है, यानी डेनमार्क की जो कैपिटल है वो कौन है, कोपेनहेगन जो है वो डेनमार्क की कैपिटल है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित बाल विकास सेवा यानी ICDS योजना के अंतर्गत कौन सी सेवा जो है वो नहीं प्रदान होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो आपका सम्मिलित बाल विकास सेवा है ICDS जो पॉलिसी है इसके अंतर्गत कौन सी सेवा नहीं आपको प्रदान की जाती है। तो कौन सी सेवा है वो नहीं प्रदान की जाती है। तो आपकी जो बच्चों को निःशुल्क
पुस्तकों एवं विद्यालय पोशाक का वितरण है वो इसके अंतर्गत नहीं सम्मिलित है। पूरक आहार, रोग प्रतिरक्षण, उसके बाद में 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा, इन सभी को सम्मिलित किया जाता है। लेकिन यहाँ पे बच्चों को निःशुल्क पुस्तकों एवं विद्यालय पोशाक का जो वितरण है वो इसमें शामिल नहीं किया जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा देश फीफा कॉन्फेडरेशंस कप 2017 का विजयी देश था? क्या था? 2017 का विजयी देश था कॉन्फेडरेशंस। तो कौन सा देश था जो विजयी था? तो इसमें जो आपका जर्मनी था ये विजयी देश था 2017 में। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी है। ये भी आपका करंट से क्वेश्चन था। उसके बाद में ये भी आपका करंट का है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि G20 शिखर सम्मेलनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है? G20 जो शिखर सम्मेलनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, यहाँ पे कथन दिए गए हैं। कथन के फर्स्ट कथन क्या कह रहा है? वार्मा G20 शिखर सम्मेलन जो आपका जर्मनी में संपन्न हुआ था। सेकंड है कि 13वां जो G20 शिखर सम्मेलन तो चीन में संपन्न हुआ था। उसके बाद में आपका थर्ड कह रहा है 14वां G20 शिखर सम्मेलन जापान में संपन्न हुआ था। तो आपको बताना है कौन सा शिखर सम्मेलन कहाँ पे सम्मिलित हुआ था, यानी कहाँ पे सम्मिलित हुआ था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको फर्स्ट वाला, ये भी आपका सही है। जो 12वां आपका G20 शिखर सम्मेलन जर्मनी में संपन्न हुआ था। उसके बाद में आपका जो थर्ड वाला है 14वां G20 शिखर सम्मेलन जापान में संपन्न हुआ था। आपका फर्स्ट और थर्ड ये दोनों सही है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महिला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मिताली राज के प्रदर्शन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो फर्स्ट कथन कह रहा है कि सबसे पहले 6000 से अधिक रन बनाने का श्रेय उन्हें जाता है। सेकंड कह रहा है कि उन्होंने अपने प्रथम मैच में शतक बनाया। उसके बाद में थर्ड कह रहा है कि लगातार 7 अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड उनके नाम है। उसके बाद में फोर्थ कह रहा है सर्वाधिक शतक बनाने का विश्व रिकॉर्ड उनके नाम है। तो यहाँ पे 4 कथन दिए गए हैं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा जो कथन है वो करेक्ट है। तो यहाँ पे आपका जो फोर्थ वाला कथन है कि सर्वाधिक शतक बनाने का जो विश्व रिकॉर्ड उनके नाम है, आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद में फर्स्ट आपका ये भी सही है कि सबसे पहले 6000 से अधिक रन बनाने का श्रेय उन्हें जाता है। सेकेंड आपका सही है, उन्होंने अपने प्रथम मैच में शतक बनाया, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। थर्ड कह रहा है कि लगातार 7 अर्धशतक बनाने का जो रिकॉर्ड है वो उनके नाम है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फर्स्ट आपका सही है, सेकंड आपका सही है, थर्ड सही है, लेकिन आपका फोर्थ वाला जो कथन है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में किसने भारत तथा यूएसए के साथ जुलाई 2017 में मालाबार नौसैनिक अभ्यास में भाग लिया था? तो किसने जो था वो भारत तथा यूएसए के साथ जुलाई 2017 में मालाबार नौसैनिक अभ्यास में भाग लिया था। तो किसने लिया था? तो ये आपका जापान जो था, तो इसने भारत तथा यूएसए के साथ जुलाई 2017 में मालाबार नौसैनिक अभ्यास में भाग लिया था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है कि सतत विकास लक्ष्य यानी सतत विकास लक्ष्य 2017 के सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये देखो इंडेक्स के से भी 1-2 क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग इंडेक्स भी देख के जाना कि इंडेक्स से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो इसको भी आप लोग इसको देखिए, ये करंट का क्वेश्चन है। ये पूछा था 2017 के सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान था सतत विकास लक्ष्य में। तो कौन सा उस समय इसका जो लक्ष्य जो स्थान था, कौन सा स्थान था? तो आपका उस समय भारत का जो सतत विकास लक्ष्य में 2017 में सूचकांक में इसका जो स्थान था वो था 116वां। कौन सा? 116वां स्थान था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है कि देश के प्रथम सौर ऊर्जा युक्त डिब्बों वाली डेमो ट्रेन को 14 जुलाई 2017 को लॉन्च किया गया था। तो कहाँ से लॉन्च किया गया था इसको? तो ये आपकी जो सफदरगंज आपका जो रेलवे स्टेशन है कहाँ पर है? ये अब दिल्ली में स्थित है। तो वहाँ से ही सौर ऊर्जा युक्त डिब्बों वाले डेमो ट्रेन को 14 जुलाई 2017 को लॉन्च किया गया था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सफदरगंज रेलवे स्टेशन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय वैज्ञानिक को फ्यूचर वर्ग में
2017 को डैन डेविड पुरस्कार दिया गया था। तो किस भारतीय वैज्ञानिक को फ्यूचर वर्ग में, किसमें, फ्यूचर वर्ग में 2017 को डैन डेविड पुरस्कार दिया गया था। तो किसको दिया गया था ये? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये पुरस्कार जो दिया गया था ये श्रीनिवास कुलकर्णी को दिया गया था। ये किस क्षेत्र में दिया गया था? खगोल विज्ञान के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया था। किसके लिए? खगोल विज्ञान के लिए ये पुरस्कार उनको दिया गया था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कौन? श्रीनिवास कुलकर्णी को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जापानी इंसेफेलाइटिस अनुसंधान केंद्र स्थापित किए जाने वाला है? तो ये 2017 क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन था। तो ये वहाँ पूछा गया है कि 2017 में यानी किस राज्य में जापानी इंसेफेलाइटिस अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाने वाला है? तो कहाँ पे स्थापित किया जाने वाला है? तो ये मध्य प्रदेश के भोपाल में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थापित किया जाने वाला है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले हम इसको देखते हैं 129 को। इसमें जो आपको कह रहा है कि हाँ, यहाँ पे कह रहा है कि किस राज्य में जापानी इंसेफेलाइटिस अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाने वाला है? तो यहाँ पे ये आपका जो मध्य प्रदेश नहीं, आपका ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ये आपका जो अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाने वाला है ये उत्तर प्रदेश में यानी यूपी में इसको स्थापित किया जाने वाला है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में सबसे बड़ा माने जाने वाला वैश्विक कौशल पार्क की आधारशिला जुलाई 2017 में रखी गई है। तो कहाँ पे इसकी जो आधारशिला है वो रखी गई है? तो इसकी जो आधारशिला है वो भोपाल में। यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे जो है यहाँ पे भोपाल है। यहाँ पे आपका जो दिया गया है, हाँ, भारत में सबसे बड़ा माने जाने वाला वैश्विक जो आपका कौशल पार्क की जो आधारशिला रखी गई है आपकी मध्य प्रदेश के भोपाल में इसकी आधारशिला जुलाई 2017 में रखी गई थी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट कह रहा है कि जून 2017 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा गठित राष्ट्रीय शिक्षा नीति पैनल के अध्यक्ष कौन थे? तो आपकी जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा गठित आपकी जो 2017 में जून 2017 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पैनल के जो अध्यक्ष थे, आपको बताना है वो कौन इसके अध्यक्ष थे। तो इसके जो अध्यक्ष थे वो के कस्तूरी रंजन थे। कौन थे? के कस्तूरी रंजन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि मई 2017 में उद्घाटन किए गए ढोला सदिया पुल की लंबाई है। आपका जो ढोला सदिया पुल की है उसकी लंबाई यहाँ पे पूछा है। तो इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? इसकी जो लंबाई है वो 9.15 किलोमीटर है। कितनी? 9.15 किलोमीटर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है कि भारत की प्रथम सेमी हाई स्पीड ट्रेन तेजस चलेगी यानी किन स्टेशनों के बीच चलेगी? आपकी जो भारत की प्रथम जो है सेमी हाई स्पीड ट्रेन जो तेजस है वो किन दो स्टेशनों के बीच चलेगी? तो किसके बीच चलेगी? दो नहीं, यहाँ पे यानी किन स्टेशनों के बीच चलेगी? तो किससे चलेगी? भारत की जो प्रथम सेमी हाई स्पीड ट्रेन तेज चलेगी कहाँ से? तो इसका आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 133 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई तथा करमाली के बीच। कहाँ से चलेगी? मुंबई तथा करमाली के बीच आपकी जो भारत की प्रथम सेमी हाई स्पीड ट्रेन जो है वो तेजस चलेगी। कहाँ से? मुंबई तथा करमाली के बीच। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है कि संघाई सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन जिसमें भारत को पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया ने संपन्न हुआ था। तो कहाँ पे हुआ था ये संपन्न? तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर। तो आपका जो अस्थाना में संपन्न हुआ था, कजाकिस्तान के अस्थाना में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि 9वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का मेजबान देश है। आपको जो
9वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का जो मेजबान देश है वो कौन है? आपका चीन देश है। कौन सा? चीन देश है। तो ये जितने भी क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन जो है वो करंट इवेंट से ले रहे हैं, सारे क्वेश्चन करंट इवेंट से हैं। तो आप लोग इन क्वेश्चनों को केवल देख लीजिएगा एक बार, इनको आपको देखने की केवल आवश्यकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी आपका करंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट कह रहा है कि शहरी विकास मंत्रालय द्वारा मई 2017 में जारी सूची के अनुसार निम्नलिखित में से किस शहर में को सर्वाधिक गंदा शहर का दर्जा दिया गया है? तो किस शहर को सर्वाधिक गंदा शहर का आपको दर्जा दिया गया है? तो मेरठ को दिया गया है कि गाजियाबाद को दिया गया है? नेक्स्ट ऑप्शन में क्या दे रहा है कि गोंडा को दिया है कि शाहजहाँपुर। तो आपका जो गोंडा है इसको दिया गया है सबसे गंदा शहर, किसको? गोंडा को। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका गोंडा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे 2016 के सरस्वती सम्मान से सम्मान किया गया है, यानी सरस्वती सम्मान जो है वो प्रदान किया गया है। तो किसको जो है वो 2016 के सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो किसको सम्मानित किया गया है? तो आपके ये जो महाबलेश्वर शैल हैं इनको सम्मानित किया गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट कह रहा है कि विश्व जनसंख्या दिवस 2017 की विषय वस्तु है, यानी 2017 की विषय वस्तु क्या है? विश्व जनसंख्या दिवस। इसकी जो विषय वस्तु थी वो क्या थी आपको बताना है। तो इसकी जो विषय वस्तु थी वो फैमिली प्लानिंग, उसके बाद में एम्पावरिंग पीपल, उसके बाद में डेवलपिंग नेशंस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है कि यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा 2017 में प्रकाशित विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में सर्वांग रूप से सर्वाधिक संपन्न है? तो आपका जो नॉर्वे है, क्या है आपका जो नॉर्वे है विश्व में, मतलब विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा देश विश्व में सर्वांग रूप से सर्वाधिक है? तो विश्व में सर्वांग रूप से जो सर्वाधिक संपन्न देश है वो आपका नॉर्वे है। कौन सा? नॉर्वे है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है कि वित्त वर्ष 2017-18 के अनुसार संघ सरकार के बजट की 10 मुख्य विषय वस्तुओं में से निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो आपको बताना है कि उनकी जो 10 मुख्य विषय वस्तु में से कौन इसमें जो है वो सम्मिलित नहीं है। तो आपका जो निर्यात निष्पादन है ये सम्मिलित नहीं है। उसके बाद में आपका जो गरीब एवं अल्प सुविधा प्राप्त लोग, उसके बाद में युवा वर्ग, ग्रामीण जनसंख्या, इन सभी क्षेत्रों को इसमें सम्मिलित किया गया था, लेकिन निर्यात निष्पादन को सम्मिलित नहीं किया गया था। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है कि इजराइल एवं फिलिस्तीन के मध्य शांति वार्ता हेतु अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2017 में निम्नलिखित में से कहाँ हुआ था? इजराइल एवं फिलिस्तीन के मध्य शांति वार्ता है जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2017 में निम्नलिखित में से कहाँ पे हुआ था? तो कहाँ पे आपका जो हुआ था ये आपका पेरिस में हुआ था। कहाँ पे? पेरिस में हुआ था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन सुपर सीरीज में पुरुष एकल खिताब जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो कौन प्रथम भारतीय था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, के श्रीकांत थे। कौन थे? प्रथम भारतीय थे के श्रीकांत। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 143 दिया है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको सुमेलित करना है और कोड के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे आंसर देना है। सूची फर्स्ट है और सूची सेकंड है। यहाँ पे संस्थान दिए गए हैं, यहाँ पे शहर दिया, यानी कौन सा जो संस्थान है वो कहाँ पे लोकेटेड है। तो यहाँ पे आपका दिया है वन अनुसंधान संस्थान। तो ये कहाँ पे आपका है? ये आपका देहरादून में है। कहाँ पे? देहरादून में है। उसके बाद में आपका है भारतीय चरागाह एवं चरा अनुसंधान संस्थान। ये आपका कहाँ पे है? ये आपका झांसी में है। कहाँ पे? झांसी में। उसके बाद में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, ये आपका कहाँ पे है? ये आपका जोधपुर में है। उसके बाद में आपका जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ये आपका कहाँ पे? आपका ये नई दिल्ली में है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। 3, 4 और 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है
किस राज्य सरकार ने सरकार की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए वेब आधारित मंच प्रतिबिंब मार्च 2017 में शुरू की? तो किस सरकार ने ये उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए वेब आधारित मंच जो है वो प्रदर्शित किया है? तो मतलब प्रतिबिंब मार्च 2017 में शुरू किया है। तो किसने किया है? तो आपकी कर्नाटक सरकार ने किया है। तो किसने किया है? या कर्नाटक सरकार ने किया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जो उनकी जो राज्य सरकारी जो मान उपलब्धियाँ होंगी उनको वेब आधारित एक मंच मतलब है जो डिजिटल प्लेटफॉर्म, तो उनके माध्यम से उनको प्रदर्शित किया जाएगी ये जो है उपलब्धियाँ सरकार ने प्राप्त की हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक सरकार ने लॉन्च किया। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? तो भारत में पूछा है कि यहाँ पे प्रथम जो है भारत में राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो कौन सा जो राष्ट्रीय उद्यान है भारत में प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? तो आपका जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। जो इसकी स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसको जो पहले क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता था? इसको पहले हैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था। किसके? हैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से, हैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से इसको जाना जाता था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका हो जाएगा करेक्ट, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि अधोलिखित में कौन सा जीव से जैव मंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम आपको क्रम है, यानी आपको बताना यहाँ पे है कि जो आपका अधोलिखित में से कौन सा जीव से जैव मंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है। तो कौन सा जो संगठन यहाँ पे है वो सही है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी दिया है वो करेक्ट हो जाएगा आपका, जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र और भूदृश्य। देखो जनसंख्या किसे कहते हैं? देखो एक जाति के जीवधारियों की कुछ संख्या होती है उसको हम क्या बोलते हैं? जनसंख्या उसको कहलाती है। अब जब दो या दो से अधिक जातियों की जो जनसंख्या मिलती है तो क्या कहलाता है? तो समुदाय कहलाता है। और पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं? तो जब कई समुदाय के जो लोग मिल जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। उसके बाद में इस प्रकार के जब निश्चित भू क्षेत्र में एक या एक से अधिक पारिस्थितिकी तंत्र का अस्तित्व हो जाता है उसको क्या? भूदृश्य। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तंत्र यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है यहाँ पे क्या बताना है कि निम्नलिखित में से कौन तंत्र जो है वो सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 147। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो आपको दिया है फ्लोरोकार्बन यानी ऑटोमोबाइल से, यानी आपके जो परिवहन है उनसे कौन सा ग्रीन हाउस गैसें यहाँ पे दी हैं, उसके बाद स्रोत यानी किस स्रोत से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है। तो आपको जो ऑटोमोबाइल क्षेत्र है इससे कौन सी गैस जो उत्सर्जित होती है, तो यहाँ पे दिया है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि आपके जो परिवहन होते हैं परिवहन साधनों से केवल सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है। कौन सी? सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार जो होता है तो कितने माइक्रोन से अधिक होता है? तो इसका जो आकार होता है वो कितना माइक्रोन से अधिक होता है? वो होता है 5 माइक्रोन से कम। कितना होता है? 5 माइक्रोन से कम होता है। इसका जो आपके हवा में तैरते हुए जो श्वसनीय सूक्ष्म कण का आकार जो होता है वो 5 माइक्रोन से कम होता है, क्योंकि हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार 5 माइक्रोन से कम होता है, माइक्रोन से। देखो ये अति सूक्ष्म होते हैं इसलिए हमको आँखों से दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि वो अति सूक्ष्म होते हैं इसीलिए हमको ये दिखाई नहीं देते हैं। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वो 5 माइक्रोन से कम। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कितने जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश में आपको बताना है कि कितने जो हैं वो जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में 9 जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। वो 9 कौन कौन से हैं? तो एक आपका हो गया
मध्य पश्चिमी मैदान, उसके बाद में आपका हो गया भाबर एवं तराई का क्षेत्र, उसके बाद में आपका पश्चिमी मैदान हो गया, फिर उसके बाद में आपका दक्षिणी पश्चिमी अर्ध शुष्क मैदान हो गया, उसके बाद में आपका मध्य मैदान हो गया, उसके बाद में आपका बुंदेलखंड है, उत्तर पूर्वी मैदान हो गया, पूर्वी मैदान तथा विंध्य प्रदेश हो गया। ये सभी जो है ये जलवायु क्षेत्र हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 9, यानी उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं, तो 9 जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आपका है। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लास्ट कह रहा है कि नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं आपको, कथन और कारण। तो कथन क्या कह रहा है, कथन कह रहा है भारत में जलवायु परिवर्तन से सामाजिक तनाव बढ़ रहा है। तो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि भारत में आपका जो जलवायु परिवर्तन से सामाजिक तनाव बढ़ रहा है, बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद में कारण क्या कह रहा है, कारण कह रहा है कि मौसम की चरम दशा की बारंबारता एवं तीव्रता से खाद्य सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ेंगे। तो ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है, यानी कथन और कारण दोनों यहाँ पे आपके सही हैं। और आपका जो कथन है, माने जो आपका जो कथन है वो कारण की सही व्याख्या भी है। तो यहाँ पे करेक्ट आपका जो आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए था, और दोनों सही हैं। और आपका जो कारण है वो सही व्याख्या भी कर रहा है, यानी तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। तो ये थे आपका जो 2017 के जितने क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों के कंप्लीट हो चुके हैं आज। तो आज के बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे 2016 के, यानी आपके 17 के कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसके बाद हम लोग मिलते हैं 2017 के। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 2016 के क्वेश्चनों के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। Thank you so much. Thanks for watching. Don't forget like, share and subscribe. Thank you so much.